ये केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा ही लगता होगा कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि रात को पढ़ेंगे सुबह गायब हो जाएगा। और सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी आपको ऐसे लगते होंगे कि रात को पढ़ते हैं सुबह गायब हो जाते हैं हमारे दिमाग से। केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, सारी चीजें हमारे दिमाग से गायब हो गई हैं। और कभी कभी कुछ बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा कि 11th क्लास थी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। कुछ याद ही नहीं है कि हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसी ही चीजें हो रखी हैं। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो लेके आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 11 से क्लास 12th में जाने वाले हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जिनको ऐसा लगता है कि 11th क्लास में तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, 11th क्लास में तो हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, अब उसके बाद में क्या 12th क्लास ठीक से कर पाएंगे, 12th बोर्ड्स ठीक से कर पाएंगे, क्या जेई का हमारा जो सपना था वो हम लोग पूरा कर पाएंगे? तो दोस्तों, उसका आंसर है बिल्कुल हां, बिल्कुल हां, बिल्कुल हां। जो 11th क्लास का जो पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली आपको क्यों डिफिकल्ट लगा था। दोस्तों, आप लोग पहले जब 10th क्लास से 11th क्लास में आए थे तो 10th क्लास में तो बहुत आसान चीजें थी। 10th क्लास में तो आपको एक लिमिटेड सिलेबस दिया हुआ था और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से एकदम याद कर लिया था, ताकि बोर्ड्स में बस सीधा सीधा हम लोग आंसर्स लिख दे। लेकिन जैसे 11th क्लास में आते हैं, जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। सिलेबस एकदम से बड़ा हो गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। आपको लग रहा था अरे मेरे तो 10th क्लास में 95% आए थे, मैं 11th क्लास में इतना पुअर परफॉर्म क्यों कर रहा हूं? भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस ही इतना बड़ा हो गया है। एक तो ये रीजन है जिससे आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हमने 11th क्लास में कुछ नहीं किया, हमारा 11th क्लास जो है वो बर्बाद हो गया। तो एक तो 10th से 11th में आए तो सिलेबस जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया। उसकी वजह से आपका जो 11th वाला पार्ट है वो आपको ऐसी फीलिंग दिला रहा है कि यार 11th तो बर्बाद कर दिया हमने, 11th में तो कुछ किया ही नहीं हमने। एक चीज। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप जिस एज ग्रुप में हो, एज ग्रुप भाई 16 का होगा, कोई 15 का होगा, कोई 17 का होगा, 17 तो नहीं, हाँ 16-17 के आसपास के हैं। अब भाई इस एज में जो मतलब जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें होती हैं, जो चंगू मंगू वाली चीजें होती हैं, वो काफी ज्यादा ही होती हैं। ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, उसने व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया है, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो उससे बात कर रही थी, वो उससे बात कर रहा था। कुछ ऐसी शायरियां भी एक दूसरे को आप सुना रहे होंगे। कैसी शायरियां? देखो, मैंने कुछ पढ़ा था रिसेंटली। कौन सी वाली शायरी थी कि भरे सावन में रेगिस्तान सा लगता है, भरे सावन में रेगिस्तान सा लगता है, और तेरे बिना मेरा ये घर बस मकान सा लगता है। हैं? आप लोग ऐसे बोलते होंगे कि भाई तेरे बिना तो मुझे चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन मेरे दिल के अंदर तो रेगिस्तान भरा हुआ है, ये सब है। तो वो भी आपकी गलती नहीं है। ये जो एज ग्रुप है, ये जो टाइम है, वो एक्चुअली ऐसा टाइम है जिसमें हर किसी इंसान के साथ में मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ होता है। भाई फ्रैंकली मेरे साथ में तो हुआ था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई बाकी लोगों के साथ में भी हुआ होगा, बाकी लोग भी इस चीज को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एज ग्रुप वैसा है। दूसरा, आप 10th के बोर्ड से निकल के आए थे, 10th में आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, तो आपको लगा था कि भाई 11th क्लास में तो हम लोग चिल करेंगे, और आपके चिल के चक्कर में एकदम चिलम चिल हो गया। मतलब आपका 11th क्लास अब आपको ऐसी फीलिंग दिला रहा है कि एकदम बर्बाद हो गया। लेकिन फिर 11th क्लास के बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम जोश के साथ में 12th क्लास में एंट्री मारते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जेई क्लियर करना है, मतलब जेई क्लियर करना ही करना है, और 12th के साथ साथ में हम लोग 11th क्लास का भी रिवाइज करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी फीलिंग होती है कि भाई 12th क्लास का तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ में 11th क्लास का भी रिवाइज करेंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आपके जो 12th क्लास का जो सिलेबस चलेगा, उसके साथ साथ में आप 11th क्लास का अपना रिवीजन कैसे कर सकते हो, 12th के साथ में 11th का रिवीजन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको रैंडमली ऐसे नहीं करना है कि बस 11th क्लास का पहला चैप्टर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, उसके क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर दिए, दूसरा चैप्टर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, उसके क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर दिए। भाई साहब, मैं गारंटी करके देता हूं 11th क्लास तो दूर की बात है, आप 12th भी अपना बर्बाद कर लोगे।
ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करें, मैं आपको बताऊंगा कि 11th क्लास के कौन से चैप्टर्स आपको पहले रिवाइज करने हैं, 12th क्लास का कौन सा चैप्टर जब चल रहा होगा तो उस टाइम पे कौन सा 11th का पार्ट रिवाइज करना है। क्योंकि बात एक्चुअली ये है कि 12th क्लास में जो चैप्टर्स आपके चल रहे होंगे उसमें से वो चैप्टर कुछ कुछ 11th वाले चैप्टर से रिजेंबल कर रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 11th वाला पार्ट अगर आपको नहीं आया है तो 12th वाला बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं, 12th वाला जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा कनेक्शन क्या होगा, 11th वाले चैप्टर से होगा। जब आपको 12th वाला वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसी टाइम पे आप 11th वाला रिवीजन कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे हम लोग इन चैप्टर्स को देखते हैं और यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। भाई मान लो 12th क्लास में आपका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। 12th क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है, सॉल्यूशन। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स चलेंगे। आप लोग पढ़ रहे होंगे मोलैरिटी, आप लोग पढ़ रहे होंगे मोलैलिटी, आप लोग पढ़ रहे होंगे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। और जब ये सब पढ़ रहे होंगे तो आपको दिल से ना थोड़ा बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैंने 11th क्लास में ये पढ़े तो थे, अगर 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लिए होते ना तो दिक्कत नहीं आती। ऐसी फीलिंग आएगी थोड़ी थोड़ी। आपने पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें और आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। भाई साहब अब इतनी सारी चीजें एक साथ तो याद हो नहीं सकती हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सॉल्यूशन का जो रिलेशन है वो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर उससे है। तो जब आपका 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है ना, आप उसी टाइम पे मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ऐसा नहीं करना है कि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स लेके बैठ गए, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस सोल्व करने बैठ गए। भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं, जब आपका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है तो उस टाइम पे आपको मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर की जो चीजें हैं वो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगी। मोल कॉन्सेप्ट के खाली नोट्स पढ़ने हैं। क्या करना है बोलो, नोट्स पढ़ने हैं भाई। अगर तुम क्वेश्चंस करने सोल्व करने लग गए, क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चंस सोल्व करने लग गए तो भाई साहब बहुत दिक्कत में आ जाओगे। सारा का सारा जो भी नोट्स थे, जो भी मॉड्यूल्स थे, सारी डीपीपी सोल्व करने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, बस एक दिन लेना है और 2 घंटे उसको एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना है। आप देखोगे कि अरे जो क्वेश्चंस मेरे से पहले नहीं बनते थे वो अब बन रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में वो चीजें आप लोग पढ़ रहे होंगे। आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मतलब बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ज्यादा ध्यान देना इस चैप्टर पे। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, मान लो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको लगा यार 11th क्लास की ऑर्गेनिक मेरी वीक है, लो एक काम करते हैं आइसोमेरिज्म रिवाइज करने लग जाते हैं। भाई साहब बिल्कुल भी ये गलती मत करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार इसमें तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग करनी पड़ती है, तो आप भाई साहब उसी टाइम पे रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग देख लो, रेडॉक्स रिएक्शंस के पूरे नोट्स देख लो, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बैलेंसिंग कैसे करी जाती है, H2O2 का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आप उस टाइम पे पढ़ लो। ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, बस खाली नोट्स को रिवाइज करना है। 2-3 घंटे हद से हद, 2-3 घंटे हद से हद नोट्स को रिवाइज कर लिया। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है उसका रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से भी रहता है। किससे रहता है, थर्मोडायनेमिक्स से भी रहता है। अब बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। हमेशा क्या दिमाग में रहेगा, भाई थर्मोडायनेमिक्स कभी तो रिवाइज करेंगे, भाई थर्मोडायनेमिक्स कभी तो रिवाइज करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज मत करो। जो सेकंड लॉ वाला पार्ट है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लो। तो क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे उस टाइम पे डेल्टा जी वगैरह वाले कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम भी आसान हो गया, थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो गया। आप देखोगे कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है उसके बाद में आपसे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस अपने आप ही बनने लग गए। आपका 12th भी बहुत बेहतरीन जाएगा, आपका 11th भी धीरे धीरे रिवाइज होता जाएगा। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद में आगे आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स जो है उसका रिलेशन जो है वो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। किससे, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। केमिकल काइनेटिक्स में जब हम लोग रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं, ठीक है, रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अरेनियस इक्वेशन देखेंगे, वो सारी की सारी चीजें केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आती हैं। रोल ऑफ कैटलिस्ट यहां पर देखेंगे, रोल ऑफ कैटलिस्ट यहां पर भी आता है।
तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते टाइम पे हमको क्या करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम साथ साथ में रिवाइज कर लेना है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें आएंगी वो एक बार रिवाइज हो जाएंगी। उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में जो अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला पार्ट है, कौन सा बोल रहा हूं भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला पार्ट है वो आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, न्यूक्लियस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले पार्ट को मतलब मैं ये बोल रहा हूं हद से ज्यादा बार पढ़ना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर वाला आपको यहां पर तो एक क्वेश्चन देके जाएगा ही जाएगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, साथ साथ में फिजिक्स में भी ये देके जाएगा। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर वाला, कि आपको दो जगह पे, मतलब लिटरली मैंने ऐसा देखा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे ही फिजिक्स में भी क्वेश्चन आया है। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई केमिस्ट्री का पेपर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले प्रोफेसर सेट करते होंगे, उनको थोड़ी ना पता कि फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और फिजिक्स का पेपर फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले प्रोफेसर सेट करते होंगे, उनको थोड़ी ना पता केमिस्ट्री में कौन सा पेपर आ रहा है। भाई साहब एक ही पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट से दो दो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, लिटरली ऐसा होता है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से ये है। उसके बाद में जब मैं 12th की फिजिक्स की बात करता हूं, जैसे एक चैप्टर आएगा एटम, एक आएगा न्यूक्लियस, उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे भैया अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना। क्या कर लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना। मतलब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या गलती करी थी। कोई चैप्टर चल रहा है, मैंने सोचा कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो सुबह 4 बजे उठ के एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करने बैठूंगा। भाई सुबह 4 बजे एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके बैठा, आधे घंटे में नींद आ गई। क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। अब मैं उसको रिवाइज करने जाऊंगा ना तो समझ में आएगा, मेरे को दिल को बहुत ही बुरा लगेगा कि अरे यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब ये 12th की फिजिक्स में ये चैप्टर्स चल रहे होंगे, एटम, न्यूक्लियस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस टाइम पे जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करोगे तो यहां पर भी हेल्प मिलेगी और ये पार्ट भी रिवाइज होता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स का एग्जांपल देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स का एग्जांपल देता हूं। मान लो 12th में ऑर्गेनिक चल रही है, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट खोल के बैठ के एकदम जोश में आए कि 11th का रिवीजन शुरू करेंगे, चैप्टर 1 से शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, जब 12th में ऑर्गेनिक करनी है उस टाइम पे आप अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर रिवीजन करो। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस जो है वो आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह पर देखने को मिलेंगी। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है उस टाइम पे आप आइसोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट देख लो। समझ रहे हो क्या? जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रहता है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहता है। ऑर्गेनिक चल रही है तो ऑर्गेनिक 11th की रिवाइज करें। जब इनऑर्गेनिक चलेगी भाई पी ब्लॉक आएगा, जब पी ब्लॉक आएगा तो उसमें आप लोग देखोगे कि हाँ भाई ग्रुप 15 में आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हो। आपने क्या किया, नाइट्रोजन फैमिली में स्ट्रक्चर्स आती हैं, एक काम किया केमिकल बॉन्डिंग की सारी स्ट्रक्चर्स एक साथ में देख ली, पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो जब आपका पी ब्लॉक चल रहा है उस टाइम पे केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लो, तो VSEPR थ्योरी भी कवर हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स भी आपकी कवर हो जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना एक बार रिवाइज हो जाएगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, तो पी ब्लॉक में भी हेल्प मिलेगी, केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज होता चला जाएगा। साथ साथ में जब D एंड F ब्लॉक एलिमेंट चलेगा तो उसमें मोस्टली अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें समझनी होती हैं। किसकी बातें समझनी होती है बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें समझनी होती हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो पहली बार पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना, पीरियोडिक टेबल उसी टाइम पे रिवाइज कर लो, यहां पर भी हेल्प मिलेगी, यहां पर भी रिवीजन होता चला जाएगा। जब इन चैप्टर्स के साथ में आप 11th वाले चैप्टर्स अपने ऐसे रिवाइज करोगे कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, यहां के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट यहां पे काम आ रहे हो, यहां वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो उनसे ये वाले कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो गए, बहुत ही पक्के हो गए, तब क्या आएगा, मजा आएगा। तब आपको आएगा कॉन्फिडेंस, तब आपको लगेगा कि अरे यार ऐसी बात तो नहीं है यार, मुझे आता तो है, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे आता तो है भाई, है मिश्रा जी, मुझे आता तो है। तब आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे आता तो था, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है। और भाई साहब कॉन्फिडेंस की बात होती है, एक बार जब 12th क्लास अपना कंप्लीट हो गया, 12th क्लास एक बार अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको जो 11th वाले इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, क्या बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट टॉपिक्स, मतलब 11th क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनका 12th से कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे अपना गैसियस स्टेट हो गया। कौन सा हो गया बोलो? गैसियस स्टेट। अब ये गैसियस स्टेट चैप्टर ऐसा है भाई जिसका 12th से कोई लेना देना नहीं है, तो गैसियस स्टेट को आपको गलती से भी टच नहीं करना है व्हाइल स्टडिंग फॉर 12th क्लास चैप्टर्स। 12th क्लास चैप्टर्स पढ़ते टाइम गैसियस स्टेट को बिल्कुल छूना ही नहीं है, छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ भी याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 12th क्लास जब कंप्लीट होगा सबसे पहले चैप्टर गैसियस स्टेट पे अटैक मारो, वो रिवाइज हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चैप्टर का 12th क्लास से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको लास्ट में रिवाइज करना है।
उसके बाद में आ जाएगा अपना एस ब्लॉक। एस ब्लॉक चैप्टर का 12th क्लास से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको लास्ट में रिवाइज करो। लास्ट में अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। क्या है बोलो? इंडिपेंडेंट टॉपिक्स, मतलब इनका 12th क्लास से कोई लेना देना नहीं है। तो 12th क्लास पढ़ते टाइम पे भाई साहब ये चैप्टर्स को बिल्कुल छूने की जरूरत भी महसूस मत करना। तुमको दिमाग में कभी कभी फीलिंग आ जाएगी एकदम से, अचानक से सो रहे हो, अरे यार गैसीय स्टेट में वो कौन सा फॉर्मूला था, घबरा जाओगे। उसी टाइम पे चैप्टर खोल के देखोगे, नहीं मत करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचो कि हाँ भाई कल जो पढ़ाने वाले हैं उसको कैसे सोल्व करें, उसके लिए क्या रिवाइज करें, उसका होमवर्क कर लिया है कि नहीं कर लिया, तब जाके आपको आएगा मजा। और 11th क्लास भाई साहब सभी की ही ऐसी ही रहती है। 11th क्लास में इतने ही नंबर आते हैं, 60-65% आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12th बोर्ड में आप 90 से 95% ले आओगे अगर आपने सीरियसली सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस करा है तो। लेकिन अगर आपको जेईई का एग्जाम क्रैक करना है, आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको भाई साहब ये वाली चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। कभी तो आप जोश में आ जाओगे, 11th क्लास शुरू से कर दोगे, बिल्कुल भी मत करना। मैंने जो आपको चैप्टर्स बताए हैं, जब वो चैप्टर्स चल रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको 11th के वही चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। आप देखोगे कि जब 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, उस टाइम पे आपको लगेगा कि अरे मेरे को तो सब कुछ आता है। उसके बाद में रिवीजन करने में और भी मजा आएगा। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आपको कुछ इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेटिव पता चला होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ आप अपने से रिलेट कर पाए होंगे। इस वीडियो में जो भी आपको लग रहा था, फीलिंग आ रही थी कि 11th क्लास में सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो ऐसा सभी के साथ में होता है और इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। एक जो चक्कर था वो था कि 10th से 11th में गए तो सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से आपको फीलिंग आई। दूसरा, आपकी एज इस टाइम पे ऐसी थी, वो चंगू मंगू वाली जो बात है वो आ जाती है तेरे बिना सब रेगिस्तान और वो सब, तो वो वाली बात आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है ना, सब अपन संभाल लेंगे, वो चीजें बाद में भी हो जाएंगी। बस 12th क्लास में आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।